दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कल हमने मौलिक अधिकारों का एक पार्ट कल पढ़ लिया था, जिसमें हमने अनुच्छेद 12 से लेकर 19 तक को कवर किया था। आज हम मौलिक अधिकारों का दूसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आज मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर दिया जाए। तो हम चलो शुरू करते हैं आज की सेशन की अनुच्छेद 20 के साथ। जो अनुच्छेद 20 है वो ये बोलता है कि जो अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि है उसके संबंध में जो संरक्षण दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। भाई कोई व्यक्ति है, उसे उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो अपराध के समय लागू था। अर्थात किसी भी कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो आज 2 मई है, आज आपने कोई किसी कानून का उल्लंघन किया, जैसे किसी का मर्डर कर दिया हो या किसी के साथ मारा पीटी कर ली हो या किसी के यहाँ चोरी की हो, तो आज जो कानून लागू है हमारे, तो उसी कानून के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कानून जैसे आगे जाके कोई कानून बन गया हो, जैसे आपने चोरी की और चोरी की सज़ा आज मान लो 3 महीने की सज़ा है आज के हिसाब से, और आगे जाके गवर्नमेंट ने उसमें संशोधन कर दिया हो, विधि बना दी, और राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है हमारी, उसने कि भाई जो सज़ा थी चोरी की उसको 3 से बढ़ा के 1 साल कर दिया हो, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई वो आगे वाला आप जो आगे जो अध्याय में उसमें मेंशन किया गया भाई जो सज़ा को बढ़ाया गया है वो आप पे लागू होगी। नहीं, आपने जो आज जिस कानून का उल्लंघन आज किया है, जो सज़ा आज आपके लिए लागू थी वही सज़ा उसमें लागू होगी। एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सज़ा मिलेगी, उसे 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। मान लो आपने किसी को मार दिया है, पीट दिया है, तो आपको एक ही बार सज़ा होगी भाई, जो 2 महीने की सज़ा या 3 महीने की सज़ा, जो वो एक ही बार होगी। ऐसा नहीं कि बार बार आपको एक ही अपराध के लिए बार बार आपको सज़ा दी जाए। ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि आपके खिलाफ़ जो डिपार्टमेंटल जो कार्रवाई होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, वो अलग से की जा सकती है अगर आप किसी सरकार डिपार्टमेंट में कार्य तो, या राज्य सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन कोई पद पे आप कार्यरत हो। ये जो अनुच्छेद 20 है, ये अधिकार सशरीर उपस्थिति, अंगूठे का निशान, खून का नमूना, हस्ताक्षर आदि देने से संरक्षण नहीं देता। इसका मतलब ये है कि भाई आपने कोई अपराध कर दिया और उसके साक्ष्य के लिए आपको कोर्ट के सामने सशरीर उपस्थित किया जाए, या आपके अंगूठे के निशान लिए जाए साक्ष्य के रूप में, या आपकी खून का नमूना लिया जाए, या आपके हस्ताक्षर वगैरह, तो इनसे संरक्षण नहीं है भाई, ये तो आपको देने ही पड़ेंगे अगर आप कोई अपराध के संबंध में आपसे चीज़ें करवाई जाती है तो। सिविल मामलों में यह अधिकार मान्य नहीं होता। अनुच्छेद 20 है, ये सिविल मामलों में लागू नहीं होता है। ये हमें यहाँ याद रखने वाली बात है। अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 21। ये प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है, और इसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति है, उसको विधि के द्वारा स्थगित प्रक्रिया के बिना प्राण व जो दैहिक स्वतंत्रता है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अन के गोपालन मामला था, स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950, उसमें न्यायालय ने इसकी संकीर्ण व्याख्या कर दी भाई। और यहाँ इसने ये कहा कि यहाँ जो विधि द्वारा स्थगित प्रक्रिया है उसका मतलब ये है कि जो न्यायपालिका है केवल कार्यपालिका के जो स्वेच्छाकारी कार्य हैं उनकी समीक्षा कर सकती है, ये विधायिका के स्वेच्छाकारी कार्य समीक्षा नहीं कर सकती। मतलब कार्यपालिका ने कोई कानून है, कार्यपालिका का कार्य होता क्या पहले तो ये समझ लेते हैं भाई। कार्यपालिका का ये काम कार्य होता है कि संसद ने जो विधायकन जो कानून बना दिए हैं उनको लागू करवाना, ये काम है। कार्यपालिका भी कानून नहीं बनाती है, कानून बनाने का काम हमेशा विधायिका का होता है, या संसद बोलते हैं हम। फिर इसके बाद मेनका गांधी वर्सेस एक मामला और आया, यूनियन ऑफ इंडियन केस 1978। इसमें भाई जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भाई इसकी जो अनुच्छेद 21 है उसकी व्यापक व्याख्या की और कहा कि यदि कोई कानून अतार्किक, अन्यायपूर्ण, अनुचित है तथा यह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध हो
तो न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। ठीक है। इसी तरह न्यायालय ने जीवन के अधिकार की एक व्यापक व्याख्या की। तो मेनका गांधी मामले में मतलब अपने जो पूर्ववर्ती निर्णय था, एन के गोपालन मामला 1950, उसके निर्णय को उन्होंने पलट दिया। उसमें संकीर्ण व्याख्या की थी। और मेनका गांधी मामले जो मामला है 1978, उसमें इसने जो प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का जो अधिकार है या जीवन का जो अधिकार है उसकी व्यापक रूप से व्याख्या की। न्यायालय ने यह भी माना कि केवल जीवित रहना या सांसें लेना जीवन नहीं है, बल्कि जो पक्षवत जीवन जीने को भी हम जीवन नहीं कह सकते। जीवन का अर्थ है कि मानवीय जो जीवन है, जीवन कैसा हो उसके बारे में बताया कि ये जीवन हमेशा मानवीय गरिमा से युक्त और गुणवत्तापूर्ण, मूल्यवान, अर्थपूर्ण जीवन होना चाहिए। मतलब जो जीवन है वो मानवीय गरिमा से युक्त होना चाहिए और जो संपूर्ण गुणवत्तापूर्ण जो मूल्यवान है, अर्थपूर्ण जीवन होना चाहिए। गरिमापूर्ण जीवन के लिए इसमें निम्न बहुत सारे अधिकार बताए गए हमें कि गरिमापूर्ण जीवन होता है वो क्या होता है। तो ये मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है हर मनुष्य को। कहने का मतलब ये है। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, भाई जो हमारा पर्यावरण है उस प्रदूषण रहित जल व वायु, हानिकारक उद्योग की सुरक्षा है। पर्यावरण में स्वच्छ पर्यावरण में हमको तीनों चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया गया भाई कि भाई जल है वो भी साफ़ होना चाहिए, पानी भी, और जो हमारी वायु है, आसपास का वातावरण ये भी साफ़ होना चाहिए। ठीक है। जीवन की रक्षा का अधिकार हमें, सेल्फ डिफेंस जिसे बोलते हैं हम। निजता का अधिकार है, मतलब हमारी प्राइवेसी में कोई दखल नहीं देगा। आश्रय का अधिकार है, हम किसी के पास भी आश्रय ले सकते हैं। राइट स्वास्थ्य का अधिकार है, इसके तहत ही भी राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल भी पारित किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रावधान है। ठीक है। और फ्री में जो कानूनी सहायता है उसका अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत ही मिलता है हमें। अगर किसी व्यक्ति को अकेले कारावास में बंद कर दिया गया है तो उसके खिलाफ भी अपील कर सकता है कि भाई मुझे अकेले कारावास में नहीं रहना। त्वरित सुनवाई का अधिकार, कोई व्यक्ति अपने मामले की जल्दी सुनवाई चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अनुच्छेद 21 के तहत मांग कर सकता है कि मेरे मामले की जल्दी जल्दी सुनवाई की जाए और मुझे जल्दी जल्दी न्याय दिया जाए। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। मान लो किसी व्यक्ति को फांसी हो गई है और उसकी जो फांसी है उसमें देर हो रही है, बार बार में मतलब लेट हो रहा है, तो इस चीज़ की मांग कर सकता है कि भाई मुझे समय फांसी दी जाए। विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया एक। आपातकालीन इमरजेंसी में जो चिकित्सा सुविधा होती है उसे प्राप्त करने का अधिकार हो गया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें समय पर उचित इलाज का अधिकार। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार हो गया। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हो गया। कैदी के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार। महिलाओं के साथ आदर व सम्मानपूर्वक व्यवहार का अधिकार हो गया। ठीक है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, भाई किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से मतलब लोगों के बीच में फांसी नहीं दी जा सकती भाई। सुनवाई का अधिकार जो RT अधिनियम हमारे। सूचना का अधिकार हो गया। प्रतिष्ठा का अधिकार है। सज़ा के फैसले पर अधिकार, मतलब किसी अधीनस्थ न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सज़ा दे दी हो तो वो उसके ऊपर जो न्यायालय होता है उसमें उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। सामाजिक सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा का अधिकार है इसमें। सामाजिक व आर्थिक न्याय व सशक्तिकरण का अधिकार। भेड़ियों के खिलाफ अधिकार। उचित जीवन बीमा पॉलिसी चुनने का अधिकार। नींद का अधिकार भी दिया गया भाई। आपसे कभी कोई ये पूछे आगे जाके भाई जो हमारा नींद का अधिकार है उसका उन्होंने हमारे कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो भाई सीधा आपको बोलना है भाई अनुच्छेद 21 में हमें ये अधिकार दिया गया है, तो हम सो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप एनी टाइम सो जाओ। अगर आप इस तरह आप किसी जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, तो आपका जो वर्किंग टाइम होगा उसमें ये अधिकार लागू नहीं होगा। हाँ, उसके अलावा आप जब इच्छा हाँ सो सकते हो आप। ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। ठीक है। और बिजली का अधिकार।
आर्टिकल 21 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आजकल इससे संबंधित बहुत कुछ ना पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आर एस प्री हो, चाहे मेंस हो, या फिर अदर जो स्टेट पीसीस वगैरह का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, तो आर्टिकल 20 और 21 को एक बार ज़रूर ढंग से पढ़ के जाना। 20 और 21 क्या मतलब बोलूँगा, आप मूल अधिकारों को एक बार कंटेस्ट करके जाएँ, बिल्कुल रट्टा मार के जाएँ। और कुछ चीज़ें इसमें ऐसे हैं, कुछ वाक्य हैं जिनका आपको अर्थ भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगला जो अधिकार है वो 21 का है। ठीक है, तो इसमें शिक्षा का अधिकार बताया गया भाई, कि भाई किन किन को ये मुफ्त शिक्षा मिलेगी। तो 21 का ए में बताया गया, 21 का है बोल दो चाहे ए बोल दो, कोई फ़र्क नहीं इससे। इसमें ये कहा गया भाई जो 614 वर्ष के बालक हो गए उन्हें अनिवार्य रूप से, कंपल्सरी रूप से व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगी अनिवार्य रूप से। और इसको 2002 में जोड़ा गया था और इसके लिए 86वां संशोधन हुआ संविधान में। पहले ये अनुच्छेद 45 के तहत एक नीति निर्देशक तत्व था। ठीक है, तो इसको अनुच्छेद 45 में तो अभी भी है ही, लेकिन इसको वहाँ से भी इसको मूल अधिकारों में जोड़ दिया गया भाई, ताकि ये राज्य के लिए बाध्यकारी हो जाए। क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, वो वही राज्य के पास संसाधन है तो वो लागू कर सकता है, और नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है भाई। ठीक है, चल रही है। लेकिन अगर कोई मूल अधिकार है, सरकार ने किसी किसी को मूल अधिकारों में सूचित कर दिया, किसी अधिकार को मान लो, तो राज्य सरकार के पास संसाधन हो या ना हो, लेकिन राज्य सरकार को उन मूल अधिकारों का पालन करना पड़ेगा। मतलब उन मूल अधिकारों के अनुसार ही मतलब कोई अपने नियम या विधि बनानी होगी। ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये 2009 में बात तो पारित हुआ और फिर इसको 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है। इसमें ये जो निजी विद्यालय हैं, जो प्राइवेट संस्थान होते हैं, उनमें 25% पर जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए प्रवेश है वो आरक्षित किया गया, सीटों को आरक्षण दिया गया, उनको 25% सीटें आरक्षित की गई, जिनके शुल्क का भुगतान सरकार करेगी। जो फीस लगेगी उन 25% बच्चों की, वो उनका भुगतान जो कोई भी जो हर स्टेट की जो राज्य सरकार होंगे वो उनको करेंगे। अनुच्छेद 22 है, ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है हमें। और अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अनुच्छेद 22 के तहत तीन कारण तीन उसको वो है तीन तीन अधिकार दिए गए कि वह गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो अपने वकील से परामर्श भी ले सकता है। ठीक है, और 24 घंटे के भीतर जो मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। लेकिन इन 24 घंटों में जो यात्रा का समय है उसको शामिल नहीं करेंगे भाई हम। ये अधिकार दो प्रकार के लोगों को प्राप्त नहीं होता है। एक तो कोई शत्रु देश का नागरिक है, उसे भी ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा 22वां। और एक निवारक, अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून है उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर दिया गया है, ठीक है, तो उस पर भी ये कानून लागू नहीं होगा। अभी हम देख रहे थे भाई जो निवारक निरोध कानून है, ठीक है, वो है क्या और उसके तहत जो व्यक्ति होता है उसको क्या क्या अधिकार दिया गया। तो ये निवारक जो निरोध कानून है उसके लिए किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। और अगर अवधि और बढ़ानी हो तो हमें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित एक सलाहकार समिति होगी या सलाहकार बोर्ड होगा, उसकी सिफारिश उसके लिए कंपलसरी है। भाई मान लो किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर दिया गया है, नज़रबंद सीधे, तो मतलब निरुद्ध का मतलब है नज़रबंद से लेते हैं। तो भाई अगर 3 महीने से ज़्यादा हमें अवधि चाहिए, भाई 3 महीने से हम ये कहीं भी नहीं, 3 महीने तो हो गए, हमें और कुछ दिनों के लिए इसको नज़रबंद रखना है, तो एक उसके लिए जो हाई कोर्ट होगी उसमें जो न्यायाधीश होंगे उनमें से उनसे एक सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाएगा। और जो सलाहकारी बोर्ड होगा उसकी सिफारिश के आधार पर मतलब उसको आगे आगे और कुछ समय के लिए नज़रबंद किया जा सकता है। लेकिन अगर जो सलाहकारी बोर्ड होता है कोर्ट का, अगर वो मना कर दे कि नहीं नज़रबंद करना सही नहीं है, तो ये कानून वहीं ख़त्म हो जाएगा उस व्यक्ति के खिलाफ, और उस व्यक्ति को बाहर मतलब निरुद्ध व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए। वैसे तो कानून दिया कहता है कि भाई बताना जाना चाहिए, लेकिन भाई अगर जनित में कारण बताने से इनकार भी किया जा सकता है। दोनों बात बोल दी इसमें भाई।
मतलब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो चाहे तो वही निरुद्ध व्यक्ति को उसका कारण बता सकती है, नज़रबंद व्यक्ति वही कि आपको क्यों नज़रबंद किया गया है। और अगर उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं बता सकती। जो नज़रबंद व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति को नज़रबंद किया गया है, वो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकता है। संसद को इसमें अधिकार दिए गए हैं, वो इसमें कुछ प्रावधान कर सकती है। निरोधक जो कानून है, विशेष प्रकार के केस व स्थितियों में निरोध की अवधि 4 माह से अधिक भी हो सकती है। संसद को अधिकार है भाई, निरोध किए गए जाने की अधिकतम अवधि का निर्धारण कर सकती है संसद। ठीक है। सलाहकारी बोर्ड के लिए जांच की क्या प्रक्रिया होगी, उसका निर्धारण कर सकती है हमारी संसद। जो सलाहकार बोर्ड होगा उसके लिए भाई जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, उसके बारे में बताया गया। जो 44वां संशोधन हुआ था संविधान में, उसके माध्यम से जो निरोध की अवधि थी उसको 3 माह से कम करके 2 माह कर दिया गया। लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। वर्तमान में भी अगर किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है तो उसे 3 माह तक नज़रबंद किया जा सकता है। तो संसद और राज्य विधानमंडल हैं, दोनों निरोधक इसके ऊपर कानून बना सकते हैं भाई। दोनों को शक्ति दी गई है कि दोनों ही जो जो राज्य विधानमंडल होते हैं, संसद होती है, वो दोनों निरोधक कानून बना सकते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें केवल संसद ही निरोध कानून बना सकती है। जो सुरक्षा है, विदेशी मामले हैं और देशी सुरक्षा है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन पे संसद और राज्य विधान दोनों कानून बना सकती हैं। राज्य की अगर सुरक्षा का कोई मुद्दा है तो उस पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी। लोक व्यवस्था संबंधित कोई मुद्दा है तो भी। अगर किसी समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करवाना हो तो इसके लिए भाई जो संसद और राज्य विधानमंडल होगा ये कानून बना सकते हैं। ये निवारक और निरोध अधिनियम है 1950 में लागू हुआ था और 1969 में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये जरूरी कंपल्सरी नहीं। अब हम जो अगला मूल अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और इसमें 2 ही अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इसमें मानव का दुर्व्यापार वे बलात्श्रम को रोका गया है इसमें 23 को। मानव के दुर्व्यापार से जो है उसका मतलब, मानव के दुर्व्यापार से समझ ये है कि भाई जो मनुष्य होंगे उनकी खरीद और बिक्री पर रोक लगाई गई है इसमें। ठीक है। और मनुष्य में महिला पुरुष महिला बच्चे हैं, इनको शामिल किया गया। इस कानून के तहत दास प्रथा, वैश्यावृत्ति और देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक। जो और इन कार्यों को करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। जो हमारे जो अनैतिक एक मिनट रुकिए आप यार थोड़ा। अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो संसद ने उसके लिए अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम 1956 बताया, उसके तहत इनको दंडित किया जा सकता है, ऐसे लोगों को जो ऐसा कार्य करते हैं। ये जो बेगार प्रथा वगैरह है, ये बंधुआ मजदूरी है, इसको भी इसके तहत प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है। बलात्श्रम में आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाधा है, यथा न्यूनतम उम्र से कम कार्य करने आदि पर भी जो बलात्श्रम है, ठीक है, उसमें जो न्यूनतम जो मस्तिष्क प्रचलित है उससे भी कोई नीचे उससे कोई मनुष्य से काम करवाता है तो उसे भी इसमें सम्मिलित किया गया है भाई। और ये एक दंडनीय अपराध है। किंतु जनहित में राज्य के जैसे अनिवार्य सेवाएं हैं, जैसे सैनिक सेवाएं हैं या सामाजिक सेवाएं हैं, ये अधिरोपित कर सकता है राज्य जनहित के मामलों में। और इनके लिए राज्य धन देने के लिए बाध्य भी नहीं है, मतलब फ्री से आपसे सर्विस करा सकता है इसे राज्य चाहे तो, जनहित का मामला कोई हो।
अनुच्छेद 24 इसमें बताया गया है कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे वो खतरनाक कारखानों में और जो खदानें होंगी उनमें काम नहीं करेंगे, उनको काम करने से रोकता है। अनुच्छेद 24 तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है ये। जो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चे होंगे उनको जो खदान वगैरह होंगे उनमें काम करने से ये रोकता है या निषेध करता है उनके काम को खतरनाक कारखानों और खदानों में। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 2016 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों में नियोजन का निषेध है, किंतु वे पारिवारिक व्यवसाय में किंतु उनका जो फैमिली बिजनेस होता है वो उसमें हाथ बढ़ा सकते हैं, यानी अपने माता पिता की हेल्प कर सकते हैं अपने पारिवारिक बिजनेस में। ये कहा गया 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा खतरनाक कारखानों या खदानों में काम नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है या करवाता है किसी तो वो उसके लिए दंडनीय अपराध है। ठीक है, लेकिन 14 वर्ष उम्र से कम उम्र का बच्चा तो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है अपने जो फैमिली बिजनेस होता है जो पारिवारिक व्यवसाय है उनमें हाथ बढ़ा सकता है। किशोरों की बात की जाए तो किशोर में हम 14 से जो 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनको लेते हैं और जो खतरनाक व्यवसाय हैं उनमें काम करने में रोक लगाता है उनके। ठीक है, और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है बाल एवं किशोर श्रम का तो इसमें 6 माह से लेके इसमें 2 साल तक की सज़ा है और 20 से 50,000 का जुर्माना है इसमें। और अगर अपराध दोबारा होता है, दोहराया जाता है, अपराध की पुनरावृत्ति होती है तो इसके लिए 1 से 3 वर्ष की सज़ा है। अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है। अगला अनुच्छेद इनमें 25 से 28 तक अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया। 3 अनुच्छेद 4 हो गए, इसमें 25 है, 26 है, 27 और 28। अनुच्छेद 25 से कहता है भाई किसी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, वो उनके उस धर्म के अकॉर्डिंग आचरण कर सकता है और उस धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएँ भी बताई गई भाई, लोक व्यवस्था है, नैतिकता का है, स्वास्थ्य के आधार पर या अन्य मूल अधिकारों के आधार पर इसे रोका जा सकता है। अनुच्छेद 25 में सिर्फ इतना किया गया भाई कोई व्यक्ति है किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है। ठीक है, और प्रचार प्रसार कर सकता है। ये जो सिख होते हैं पंजाब वगैरह कृपाण वगैरह जो धारण करते हैं, तलवार, छोटी तलवार होती है, तो ये अनुच्छेद जो 25 है उसके तहत ही इनको वो है स्वतंत्रता है और उसी के तहत ही ये अपने कृपाण वगैरह का धारण करते हैं। अनुच्छेद 26 जो धार्मिक संस्था होगी उनकी स्थापना उनका प्रशासन का अधिकार दिया गया है। कोई व्यक्ति है वो अपने अपने जो धर्म की संस्था होती है उसकी स्थापना कर सकता है और उसका प्रशासन कर सकता है। जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उनका प्रबंधन कर सकता है। धार्मिक उद्देश्य के लिए चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है। विधि के तहत संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार, क्योंकि अब जो संपत्ति का जो अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो वही उसी के तहत कहा गया जो विधि के तहत संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार है। मेन तो चीज़ें आप याद रखो, ये अनुच्छेद 26 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उनका प्रशासन कर सकता है। धार्मिक कार्यक्रम है उनका प्रबंधन कर सकता है और धार्मिक उद्देश्य के लिए किसी भी चल एवं अचल संपत्ति को अर्जित कर सकता है। ठीक है, वही है लोक व्यवस्था है, सीमा है, नैतिकता है, स्वास्थ्य है। अनुच्छेद 27 है राज्य किसी धर्म विशेष के विकास हेतु कर नहीं लगाएगा। वे राज्य को रोका गया है किसी भी धर्म कोई भी धर्म का उसको विकास करना है, लेकिन इसके लिए वो उस पर कर नहीं लगा सकता किसी भी धर्म विशेष पर। अब बात की जाए अनुच्छेद 28 की, तो अनुच्छेद 28 में बताया कि भाई धार्मिक शिक्षण की कक्षा में उपस्थित न होने का अधिकार। कोई कक्षा चल रही है धार्मिक शिक्षण की तो उसमें भाई कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, कोई दूसरे धर्म के स्टूडेंट वगैरह है, अगर उनकी इच्छा तो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और अगर उनकी इच्छा नहीं है तो उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। भाई धार्मिक शिक्षण की कक्षा में उपस्थित होने का अधिकार, उपस्थित चाहे तो इच्छा है उसकी, भाई होना चाहे तो हो भी सकता है और नहीं होना चाहे तो नहीं भी हो सकता है। सरकारी विद्यालय में भाई जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसको प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 28 के थ्रू।
राज्य द्वारा प्रशासित धर्म विशेष के लिए स्थापित की संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जाए। अगर राज्य कोई धर्म विशेष के लिए कोई संस्था की स्थापना करता है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मतलब है वही कि पहली बात है कि भाई सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई राज्य है या कोई राज्य सरकार है उसने किसी धर्म विशेष के लिए कोई संस्था की स्थापना कर दी है तो वहाँ है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और किसी व्यक्ति को भी, कोई व्यक्ति हो चाहे कोई भी बच्चा हो, उसे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षण की कक्षा में उपस्थित ना होने का अधिकार है। मतलब वो चाहे तो उपस्थित हो सकता है और नहीं चाहे तो नहीं हो सकता है। ये उसकी इच्छा पर डिपेंड है कि उपस्थित होना चाहता है या नहीं चाहता। अगला जो हमारा मूल अधिकार है वो शिक्षा और संस्कृति के अधिकारों से संबंधित है और इसमें दो अनुच्छेद हैं, 29 व 30। अनुच्छेद 29 है वो ये बोलता है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग होंगे उनके हितों के संरक्षण की बात कहता है। अनुच्छेद 29 मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में कोई निवास करने वाले नागरिकों को अपनी संस्कृति, अपनी बोली, भाषा, लिपि का संरक्षण करने का अधिकार है। कोई व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा है, कहीं भी रह रहा हो, चाहे किसी भी राज्य में रह रहा हो, वो अपनी संस्कृति, उसकी संस्कृति है और अपनी जो बोली है या उसकी जो भाषा है या उसकी जो लिपि है उसका संरक्षण करने का अधिकार है। मतलब उसको बचा के रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में किसी भी नागरिक को धर्म, राज्य सरकार कोई संस्था है जिसको राज्य सरकार द्वारा धन दिया, वित्त दिया जाता है, वित्त पोषित है, वो धर्म, मूलवंश, जाति व भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश से वंचित नहीं कर सकती। वो जो भी स्कूल हैं या जो भी संस्थाएं राज्य सरकार के वित्त से पोषित हैं वो किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, धर्म या उसके मूलवंश या जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं रह सकते। मतलब मना नहीं कर सकती उसको भाई कि वो इस धर्म का है कि इस जाति का है। अनुच्छेद जो 30 है उसमें यह बताया गया भाई कि धार्मिक भाषा ही जो ऐसे वक्त धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि का संरक्षण कर सकते हैं और उनके लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। राज्य जब शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा तो किसी भी संस्थान का इस तरह का भेदभाव नहीं करेगा। मतलब अगर वो कोई भी संस्थान है अगर उसको वित्तीय सहायता दे रहा है तो वही उनकी वो भाषा, संस्कृति व लिपि को, मतलब धर्म, मूलवंश या जाति या भाषा के आधार पर या उसके किस तरह की वो संस्थान है, धार्मिक है, किस कौन से धर्म से रिलेटेड करती है, तो साधारण भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 30 में दो बातें बताएंगी। पहली ये कि भाई धार्मिक भाषा या अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि के संरक्षण के लिए अपने पसंद के शिक्षण संस्थान स्থাपित कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि भाई कोई भी व्यक्ति है जो धार्मिक और भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है वो अपने भाषा, संस्कृति और लिपि के लिए अपनी पसंद की स्कूलें स्थापित, शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है और उनका प्रबंधन कर सकता है। भाई ठीक है। जब भी राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा तो इनमें से किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 31 है ये संपत्ति का अधिकार। इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब ये अनुच्छेद जो हमारे 300 का है, ए का या ए है, उसके तहत से एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब ये एक मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। इसके तहत कोई व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को कानून उसकी संपत्ति से वंचित करना है तो इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं 31A के बारे में। तो जनहित में राज्य किसी भी निजी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकता है और यह सभी प्रकार के निजी व्यापारों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। वह जनता के कल्याण के लिए कोई भी प्राइवेट संपत्ति है
तो राज्य सरकार उसका अधिग्रहण कर सकता है, यानी कि उसको अपने में सम्मानित कर सकता है अपने। ठीक है। और कोई भी कोई प्राइवेट व्यापार है, निजी व्यापार है, उसका राष्ट्रीयकरण कर सकता है। ठीक। और इसके लिए जो भी क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जाएगी, उसे न्यायालय में किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जाएगी। उसे क्या किया नहीं जाएगा, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। भाई भाई जो राशि आपको दे रहे हैं वो आप रख लो, नहीं तो ये जो अनुच्छेद है वो 31B है। इस 31B में ये बताया गया अभी कोई नवी अनुसूची में किसी अधिनियम को रख दिया गया है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद में जितने भी अधिनियमों को नवी अनुसूची में रखा गया उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये भी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है भाई 31B। बात करें अनुच्छेद 31C की, तो इसमें क्या गया कि भाई कोई अनुच्छेद 39B और 39C में जो उद्देश्य है, अगर उनको प्राप्त करने के लिए संसद कोई कानून बनाए तो वो कानून अगर वो 14, 19 और 31 के जो मूल अधिकार है अगर उनका उल्लंघन करता होगा ना, तो भी वो कानून संवैधानिक रहेगा, यानी उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की जो विधि है उसे न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जाएगी, ये कहा गया। तो ये इतना खास नहीं है, इम्पोर्टेंट ये भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं भाई कि अगर 39B और 39C के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, सरकार भारत सरकार या राज्य सरकार अगर 39B और 39C की जो अनुच्छेद है उनके अगर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई कानून बनाती है, ठीक है, तो उस कानून को कि भाई इस आधार पे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा कि भाई वो जो ये कानून बना है ना, ये 14 जो अनुच्छेद 14 है, 19 है और 31 है, जो 31 में वर्णित जो मूल अधिकार है उनका उल्लंघन करता है या उनको प्रतिबंधित करता है या उनको सीमित करता है मूल अधिकारों को। इस आधार पर मतलब ये असंवैधानिक नहीं होंगे और ऐसे कानूनों को न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जाएगी। अगला जो अनुच्छेद है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है इसे। ठीक है। और जो भीमराव अम्बेडकर साहब है उन्होंने इसे संविधान की मूल आत्मा और हृदय का है। ठीक है। अगर इन अधिकारों का हनन होगा तो जो व्यक्ति होगा वो उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। भाई उसको अधिकार है कि अगर 32 के तहत अनुच्छेद किसी व्यक्ति का मान लो, 1 मिनट रुको यार आप, ये थोड़ा एक में गड़बड़ से हो रही है। अनुच्छेद 32 में बताया गया अगर किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 की सहायता लेके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में व्यक्ति मतलब अपील कर सकता है कि भाई हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है और आप इन जो हमारे मूल अधिकारों को जो हनन हुआ है या उनको प्रतिबंधित किया गया आप उन्हें बहाल कीजिए। ठीक है। उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षा व गारंटी कहा गया। इसमें आप एक बात और जोड़ लीजिए भाई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मूल अधिकारों का रक्षा व गारंटी देने वाला कहा गया। और यदि व्यक्ति के मूल अधिकारों को हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार रिट जारी करता है। मान लो किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो गया तो उस आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट 226 के आधार पर रिट जारी करता है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 32 के आधार पर ही रिट जारी कर सकता है। तो हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कि जो अनुच्छेद 32 है उसके अकॉर्डिंग किसको रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। और इसमें 5 प्रकार की जो रिट है उनके बारे में बताया गया है। पहले जो रिट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कोई व्यक्ति है उसको अवैधानिक तरीके से या गलत तरीके से बंधक बनाया गया है, तो न्यायालय ये बोलेगा कि भाई जो बंधक है उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो आप। ठीक है। ये सरकारी और निजी जो व्यक्ति होते हैं दोनों के खिलाफ रिट जारी की जा सकती है। ये किस किस के खिलाफ जारी करती है ये भी हमें ध्यान देने वाली बात है भाई, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भाई ये सरकारी है, कोई
कोई व्यक्ति है, सरकारी है या कोई निजी व्यक्ति है, दोनों के खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है। ये सरकार के विरुद्ध भी की जा सकती है भाई, ठीक है। अगर ये सरकार के विरुद्ध की जाती है तो ये मुख्य सचिव को जारी की जाती है। विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना में हुई कार्रवाई या न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई गिरफ्तारी के मामले में ये रिट जारी नहीं कर सकती। विधानमंडल और कोई न्यायालय है, अगर उसकी अवमानना में कोई कार्रवाई हुई है या कोई न्यायालय है उसके न्याय क्षेत्र से बाहर का कोई क्षेत्र है, तो उसके मामले में वो न्यायालय है जिस न्यायालय के अंतर्गत जिस न्यायालय के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी कोई कार्य होगी, तो न्यायालय ही उसमें इस मामले में रिट जारी करेगा। मतलब कोई दूसरा न्यायालय नहीं कर सकता। मान लो हमारे यहाँ जैसे राजस्थान में कोई कांड हो गया, राजस्थान में बंदी प्रतिबंध जारी करनी है, मान लो जयपुर जयपुर हाई कोर्ट है, इसको ऐसी ये रिट जारी करनी है बंदी प्रतिशत, जो इसका न्यायाधिकार जो क्षेत्र है, इसका जो उसका क्षेत्र है जयपुर हाई कोर्ट का, तो उसके अंतर्गत ही अगर वो क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हुई है तो ये रिट जारी कर सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। सीधा सा बात की जाए तो बंदी प्रतिशतकरण का जो मतलब वो है कि भाई को प्रस्तुत किया जाए, ठीक। दूसरी वो परमादेश है, दूसरी रिट का नाम है परमादेश। इसका सीधा सा वो शाब्दिक अर्थ है भाई हम आदेश देते हैं। ये कोई व्यक्ति है, सार्वजनिक पद पर नियुक्त है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है, ठीक। ये निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए जारी की जा सकती है। ये केवल सार्वजनिक जो अधिकारी हैं और जो प्राधिकरण है उनके खिलाफ भी जारी की जा सकती है परमादेश। लेकिन इनमें भी कुछ इसकी वो अपवाद दे रखे हैं कि भाई ये राष्ट्रपति है, हमारे राज्यपाल साहब है, कोई निजी व्यक्ति संस्था है, ये जब कर्तव्य विवेकाधीन हो और जब संविधान से संबंधित कोई कार्य हो या उस न्यायालय कोई न्यायिक अधिकार से संबंधित कोई कार्य हो, तो उस मामले में रिट जारी की जा सकती। परमादेश का मतलब सीधा ये है कि भाई हम आदेश देते हैं। तो ये सिर्फ जो सरकारी कर्मचारी होगा जब अपने पद के जो कर्तव्य होंगे उसके अगर उनका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी की जाएगी, ठीक है। ये निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए जारी की जाती है और ये केवल सार्वजनिक अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। तीसरी जो रिट है वो प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, इसका अर्थ है रोकना। प्रतिषेध का सीधा शाब्दिक अर्थ है रोकना। ये रिट उच्च न्यायालय है वो जो अपने उसके अधीनस्थ न्यायालय है उनके विरुद्ध जारी करता है, ठीक है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता हो या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्य कर रहा हो, तब ये न्यायालय जो सक्रिय होता है, ये रिट है जो सक्रिय है, उसको निष्क्रिय करने के लिए की जाती है भाई कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ऐसा काम कर रहे हो, इस काम को ना करें आप, ठीक है, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये रिट केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है। एकमात्र ऐसी रिट है जो सिर्फ न्यायपालिका के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, वह है प्रतिषेध। अन्य कोई प्रशासनिक अधिकरण है या विधायी निकाय और निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती है। अगली जो रिट है वो उत्प्रेक्षण। इसका शाब्दिक अर्थ है, उत्प्रेक्षण का जो सीधा सीधा अर्थ है वो है कि प्रमाणित होना या सूचना देना। ये रिट उच्चतम न्यायालय है वो जो अपने निमंत्रण जो न्यायालय हैं या जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके विरुद्ध जारी करता है, ठीक है। जब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तब जारी करता है और ऐसे मामलों को अपने पास मंगवाता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह रिट कार्यपालिका के अब ये पहले ये रिट कार्यपालिका के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकती थी, लेकिन 1991 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ऐतिहासिक फैसला, उसके बाद अब ये कार्यपालिका के खिलाफ भी जारी की जा सकती है उत्प्रेक्षण रिट। अब हम समझते हैं भाई प्रतिषेध और जो उत्प्रेक्षण रिट है उनमें क्या अंतर है, छोटे मोटे। प्रतिषेध में केवल जो अधीनस्थ न्यायालय है उनको किसी कार्य को करने से रोका जाता है, ठीक है। लेकिन उत्प्रेक्षण में क्या होता है कि भाई कार्य को रोका जाता है तथा सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास मंगवा लेता है। प्रतिषेध में क्या होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं कि जब सुनवाई चल रही होती है कोई मामले की अधीनस्थ न्यायालय में, तब ये रिट जारी की जाती है प्रतिषेध। जबकि उत्प्रेक्षण जो रिट है ये ऐसे मामले में
जारी की जाती है कि मान लो सुनवाई हो रही हो और सुनवाई ख़त्म हो गई उसके बाद भी जारी की जा सकती है। इससे ज़्यादा लिखा हुआ है। प्रतिशत की बात करें ये केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की सकती है, लेकिन क्योंकि ये है उत्प्रेक्षण, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। अब जो पांचवी रेट है वह है अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। इसका जो अर्थ है वो किसी प्राधिकृत या वारंट द्वारा यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र ऐसे राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर किसी व्यक्ति को ऐसे क्षेत्र या किसी राजनीतिक किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, मतलब योग्य नहीं है, तो ये रिट जारी की जाती है। ठीक है, ये नियुक्त व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है। नियुक्त करने वाले जो नियुक्त व्यक्ति होता है, जो पद पे आसीन है, उसके खिलाफ जारी की जाएगी। ऐसा नहीं कि जिसने नियुक्त किया उसके खिलाफ जारी नहीं की जाएगी। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। बस ये बोलेंगे भी जो अधिकार परीक्षा है वो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है। मान लो कोई व्यक्ति किसी पद पर आसीन है, चाहे वो राजनीतिक पद हो चाहे वो प्रशासनिक पद हो, और वो व्यक्ति उस पद के लिए एलिजिबल नहीं, योग्य नहीं है, मतलब उसकी जो उस पद के लिए जो शर्तें होती हैं या योग्यताएं होती हैं उन वो उस व्यक्ति का संबंध में योग्यता उसे है ही नहीं, मतलब वो योग्यता उस व्यक्ति में है ही नहीं, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता हो और चाहे उसकी उम्र के हिसाब से मान लो, आप चाहे कैसे ही मान लो। ठीक है, तो उस व्यक्ति से पूछा जाएगा भाई आपके पास ये योग्यता थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगा भाई आपके पास ये योग्यता तो है ही नहीं, फिर आपने इस पद को धारण कैसे कर लिया। ये सिर्फ जो पद धारण करता है उस व्यक्ति के खिलाफ ही जारी की जा सकती है, ऐसा नहीं कि जिसने पद दिया हो। ठीक, अब हम जो उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय की जो रिट अधिकारता है या रिट जारी करने की जो शक्तियाँ हैं उनकी तुलना करेंगे, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें भाई क्या क्या अंतर है। पहली बात तो ये कि जो अनुच्छेद 32 है, 32 के तहत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है और ये सिर्फ मूल अधिकारों के हनन होने पर ही जारी कर सकता है। ठीक है, जबकि जो जो उच्च न्यायालय है वो रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। भाई उसकी इच्छा तो 226 के अकॉर्डिंग रिट जारी करेगा, नहीं तो नहीं भी करेगा। जबकि अगर मूल अधिकारों को हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है रिट जारी करने के लिए, भाई उसको रिट जारी करनी ही पड़ेगी। जबकि ऐसा नहीं है हाई कोर्ट के मामले में। हाई कोर्ट की इच्छा है तो वो 226 के अकॉर्डिंग रिट जारी करता है, जारी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जबकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसके लिए बाध्य है। ठीक, दूसरी जो तुलना है या दूसरा जो अंतर है, सबसे बड़ा अंतर ये है कि भाई जो उच्चतम न्यायालय होगा केवल मूल अधिकारों के हनन के आधार पर रिट जारी कर सकता है, अन्य मामलों में उसको रिट जारी करने की कोई शक्ति नहीं है। अगर मूल अधिकार को हनन होगा और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई व्यक्ति सीधे चला जाता है तो ये रिट जारी कर सकता है, बाकी अन्य मामलों में नहीं कर सकता। जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के हनन के मामले में तो रिट जारी कर ही सकता है, साथ ही अन्य मामले हैं उनमें रिट जारी करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसमें मूल अधिकार जब निलंबित हो जाते हैं तो ये रिट जारी नहीं कर सकता मतलब। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, क्योंकि जब आपातकाल लगता है तो मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है। जबकि ऐसा इसलिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी नहीं कर सकता आपातकाल के समय। लेकिन जो हाई कोर्ट है उस दौरान क्या है, अनुच्छेद 226 है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति यथावत बनी रहती है, और राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अगला जो मूल अधिकार है वो है 33, और इस अनुच्छेद 33 में ये बताया गया है कि भाई जो सैन्य होंगे, जो सेना होगी या सैन्य बल होंगे या पुलिस है या गुप्तचर सेवाएं, जो इनके मूल अधिकार होते हैं गुप्तचर सेवा, उनमें कटौती की जा सकती है युक्ति संगत, विधि संगत। ठीक है,
वह सेना, अर्धसैन्य बल, पुलिस, गुप्तचर संस्थाएं, इनके जो मूल अधिकार होते हैं उनमें कटौती की जा सकती है अनुच्छेद 33 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 34 के हिसाब से जिन क्षेत्रों में जहाँ मार्शल लॉ लागू होगा, सैन्य विधि लागू होती है, वहाँ मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। वही मार्शल लॉ की बात हो जाए तो मैं अनुच्छेद सीधा 34 याद रखना है, ठीक है। वह जो सैन्य विधि है उसको संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया भाई कि जो मार्शल लॉ होगा वो क्या हो, ऐसा कुछ नहीं, वो सेना के ऊपर डिपेंड है। जो अनुच्छेद 35 है वो कहता है केवल संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। संसद उन्हीं मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है जिनमें कटौती के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। कुल मिला के स्थिति कहेंगी वे संसद है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों में आपातकाल के दौरान कटौती कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 35 की बात करें, 1954 में राष्ट्रपति ने एक आदेश दिया था इसे संविधान में जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति आदेश से ही संविधान से हटा दिया गया। 35 अब ये है नहीं, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए था। जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे उनके लिए विशेष प्रावधान करता था, लेकिन जो नवंबर 2021 है, अक्टूबर 2021 सॉरी, जब जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ और जम्मू कश्मीर राज्य कश्मीर एवं लद्दाख में इसको बांट दिया गया, उसके बाद से प्रावधान हट गया। पहले यह था कि भाई कोई व्यक्ति है वो राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता था, ठीक है। लेकिन अब वो वहाँ पर अचल संपत्ति खरीद सकता है। वहाँ की जो सरकारी सेवाएं हैं उनके लिए एलिजिबल भी है, और अन्य जो भी वहाँ जो फैसिलिटी थी, मतलब वहाँ स्थायी निवासी बन सकता है। राज्य में अचल संपत्ति खरीदने, स्थायी सरकारी नौकरी हेतु, राज्य सरकारी योजनाओं, सरकारी छात्रवृत्तियों का लाभ लेने हेतु केवल वहाँ के स्थायी निवासी होंगे, ये कहा गया था पहले। लेकिन अब इस आर्टिकल को हटा दिया तो इसकी कोई हमें कंपल्सरी नहीं है कि इसको पढ़ें हैं, इसको कोई ज़रूर नहीं है। इसी के साथ हमारे मूल अधिकार कंप्लीट हो गए। इनमें आपको कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्याओं के लिए एक अलग से विशेष क्लास ले लेंगे, ठीक। कोई भी मूल अधिकार आपको समझ में नहीं आया तो भी आप हमें बता सकते हो भाई ये मूल अधिकार हमें समझ में नहीं आया, तो इसको मैं मतलब थोड़ा सही से डिफाइन करके बताया जाए, तब उसके लिए एक लंबी क्लास, चाहे उसमें हमें टाइम लग जाएगा कोई नहीं, लेकिन हम आपके लिए लेंगे। अब मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन ज़रूर करें, और धन्यवाद सभी को। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।